जिम्मेदार थे मनोज सिन्हा। योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की रेस में पीछे छोड़ दिया था, वहां पर जो जीत है वो हासिल नहीं कर पाए थे। गाजीपुर में सांसद रह चुके हैं मनोज सिन्हा और सांसद में 3 बार ये अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, गाजीपुर का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में वो पहली बार संसद पहुंचे थे और मनोज सिन्हा जिस तरह से अपना काम करते हैं वो अब सामने आएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में जब वो अपना पदभार संभालते हैं तो किस तरह से काम करेंगे। मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं मनोज सिन्हा और उसके साथ संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में होती है मनोज सिन्हा की गिनती, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पर भरोसा करते हैं उस लिस्ट में मनोज सिन्हा का भी नाम है। एक बार फिर केंद्र सरकार ने मनोज सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और अब देखना यह होगा कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौंपी गई है उस पर किस तरह से खरा उतरने की कोशिश यहां पर मनोज सिन्हा करेंगे, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया राष्ट्रपति की तरफ से और जम्मू कश्मीर के अब नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे। और काफी हद तक अगर हम देखें कि किस तरह से पूरा काम जो है वो किया गया है, कई जगहों पर हार का सामना भी फिलहाल करना पड़ा, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह थी कि जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल इन्हें बनाया गया है, अब देखना यह होगा कि उस काम को किस तरह से ये बखूबी से निभाते हैं, क्योंकि अपने पद से तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है और मनोज सिन्हा अब नए राज्यपाल यहां पर नियुक्त किए जाएंगे। और हाल ही में आपको बताते चले कि किस तरह से पूरी गतिविधियां सियासी या फिर और भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर पनपेंगी। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तजम्मुल, और तजम्मुल से ही जानना चाहूंगी कि आखिर जिस तरह से ये पूरा पदभार अब संभालने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो तजम्मुल सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि किस तरह पूरा कामकाज अब मनोज सिन्हा की तरफ से संभाला जाएगा, क्या सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर के? जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कोई भी अपॉइंटमेंट जब होती है प्रेसिडेंट द्वारा तो उसमें बहुत सोच समझकर केंद्रीय सरकार को बैठक बुलानी पड़ती है। उसके बाद सीएम को वो कितना कन्वीनियंस करते हैं उसके बाद इस तरह के डिसीजन आते हैं। जम्मू कश्मीर में जब हम राज्यपाल की बात करें या उपराज्यपाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जगमोहन से लेकर मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जितने भी कदावर शख्सियाती, चाहे उनका मिलिट्री बैकग्राउंड था या पुलिसिंग का था या सोशल कम्युनिटी का था या सियासी था, तब जम्मू कश्मीर में चूंकि सियासत की 24 घंटे चलती है तो सत्यपाल मलिक जब पहले सियासी गवर्नर आए थे तो उस वक्त काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। मुझे याद है मैं आज खुद उनकी कवरेज के लिए गया था राजभवन, जब उनका महबूब मुफ्ती उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला बल्कि फारूक साहब उनको श्रीनगर के एयरपोर्ट से भी लेके आए थे। यानी एक अच्छे माहौल में, क्योंकि सैफदीन सोद ने कहा कि यूपीए 2 में उनके साथी रह गए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जब दायरा हट गया उसके बाद कल रात जो डेवलपमेंट हुई और गिरीश चंद्र मुर्मू को स्टेप डाउन होना पड़ा। हालांकि रिजिग्नेशन एक ऑफिशियल कंफर्मेशन होती है एक अपॉइंटमेंट के लिए और उसके बाद कहा जाता है कि जीसी मुर्मू को, जिन्हें इंतहाई तबियत नरम तबियत के मालिक होने का फर हासिल है, जो काफी कम बोलते थे और मुल्क कल्चर में ज्यादा यकीन करते थे और सियासत उन्होंने कभी यहाँ और अगर इसी सवाल को हम लें कि वर्क कल्चर अब मनोज सिन्हा का किस तरह से होगा, लोगों के साथ किस तरह से रूबरू होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सुबह से जो रिएक्शन आई, कहीं ना कहीं एक तरफ का एरिया जो है वो कहता है कि आपको इससे भारतीय जनता पार्टी को एक आला अधिकारी जम्मू कश्मीर में अब नजर आएगा, यानी बीजेपी को बहुत ज्यादा इससे उम्मीदें मांगता है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा न्यूट्रल होते हैं और उन्होंने कभी भी पार्टी की तरफ रुख नहीं किया। उसके बाद जब दूसरी पार्टियां, तो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि सियासी तौर ये स्टेट जो है या यूटी जो है फिलहाल ऑर्फन एज में चली गई है, ये बहुत पीछे चली गई है और सियासत में एक कदावर लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत होती, न सिर्फ स्कीमों को चलाने के लिए बल्कि मुझे लगता है कि लेकिन तजम्मुल बड़ा सवाल यहाँ पर ये रहता है कि एक ब्यूरोक्रेट किस तरह से काम करता है और एक नेता किस तरह से काम करता है, क्योंकि अगर हम मनोज सिन्हा का बैकग्राउंड देखें तो वो सियासी गतिविधियों में भाग ले चुके हैं और पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और बहुत जगह पर उन्होंने दावेदारी भी दी है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब सूरत हाल बदलेंगे? देखिए, जब हम मनोज जी की बात करते हैं तो एक सियासी कद उनके साथ में है, उनकी शख्सियत के साथ वो परछाई है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहुत मुश्किल सियासत वहां चलाई, जिस टाइम जब उत्तर प्रदेश में जो था उतना भाजपा का ज्यादा रोल नहीं था। जब मायावती
उसके बाद यादव फैमिली जी। थी, और उसके बीचों बीच अफजल अंसारी के बदमुकाबिल इलेक्शन लड़ना बीएसपी के उम्मीदवार के खिलाफ। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में हालात इससे रहे कि आदित्यनाथ योगी को जिस तरह से कुर्सी तक पहुंचाने में उन्होंने अच्छा रोल अदा किया, कोऑर्डिनेशन, लेकिन जम्मू कश्मीर में यानी कि सियासी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बैकग्राउंड तो सियासी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर में अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। लोगों की, आम जनता की जो राय है या फिर सोच है, उस पर किस तरह से खरा उतरना है, उस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कुछ लोगों की सामने आई हैं, वो आप देख लीजिए। पहले लगता है जीसी मुर्मू साहब को चुनाव के बारे में टिप्पणी करना, और खास करके 4G के बारे में जो उनका बयान आया था कि 4G बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को कोई एतराज नहीं, वो महंगा पड़ा। और केंद्र सरकार ने बुनियादी इन दो बातों पे ही उनको जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली हटाया, चाहे वो इस्तीफा पेश किया गया, वो अच्छा तो नहीं लगता। वो थोड़े समय वो जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे 30 अक्टूबर से लेकर के, और उसके बीच में कोविड की सिचुएशन काफी रही। हालांकि वो कुछ कर आए नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने शायद उनको चलने भी नहीं दिया, ऐसा लगा। और वो पॉलिटिशियन से तो दूर ही रहे। हमने भी 7 महीने कोशिश किया कि उनसे मिला जाए, लेकिन वो किसी विपक्ष तो मिले नहीं। लेकिन फिर भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस तरह से हटाना, उससे पहले भी जब इतने सम्मानित एन वोहरा साहब जो कि हर दौर में रहे और तजर्बेकार, वो भी दिल्ली में थे, तो पीछे आकर के सत्यपाल मलिक साहब जो है वो बैठ गए थे, और उनको शायद शिकायत थी कि कम से कम उनको पहले इस चीज का मालूम होता। वो भी एक तरीके से एक सम्मानित आदमी अनसेरेमोनियसली गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने एक बहुत अच्छा टेन्योर जम्मू कश्मीर में दिया, बड़े अच्छे फैसले लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया, किसी के दबाव में नहीं आए, और शायद यही चीज भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आई, और यही उनके रिमूवल का कारण बनी। बीजेपी अक्सर गवर्नर पद के लिए अपने बंदा जैसा शब्द का इस्तेमाल करती रही है, जो मुर्मू साहब ने बनने से इनकार किया। और पार्टी जो अपोजिशन में थी उनको कभी दबाने की कोशिश नहीं की बीजेपी के कहने के ऊपर। और ये ट्रांसफर जो है, ये रिमूवल उनका जो हुआ है, ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, इनकी मंशा को, क्योंकि जिनको अब लाया जा रहा है वो बीजेपी से एफिलिएटेड रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि इसका जो वन पार्टी सिस्टम का एजेंडा है उसको लागू करने में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का भी इस्तेमाल किया जाए, जो मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी के लिए ठीक नहीं। कल जीसी मुर्मू जी जो हमारे उपराज्यपाल थे, उनके इस्तीफे के बाद ये जो जम्मू कश्मीर में नए राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति होनी थी, तो मुझे लगता है कि उनको केंद्र में जो नया पद दिया जाने की बात चल रही है, जानकारी मिली है। मनोज सिन्हा जी का आना मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 3 बार सांसद रह चुके हैं, और विशेष करके एक बड़े कदावर नेता उत्तर प्रदेश के, केंद्र में रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनके आने से जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है उसको गति भी मिलेगी, और महत्वपूर्ण फैसले जो भी लिए जाने हैं उनका भी एक विशेष योगदान होगा। चलिए, तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। अब बड़ी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि जो बैंक के हवाले से बैठक चल रही थी उस पर बड़ा ऐलान हुआ है। रेपो रेट को स्थिर रखा गया है और ईएमआई पर राहत नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर आरबीआई के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर बैठक के नतीजों का बड़ा ऐलान हो चुका है। रेपो रेट को स्थिर रखा गया और ईएमआई पर कोई भी राहत नहीं दी गई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक का जो नीति समीक्षा बैठक है उसके नतीजे आ चुके हैं, और 3 दिनों तक चली इस बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का मतलब यह हुआ कि आपको ईएमआई यानी लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि रेपो रेट को 4%
पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर है। और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी अब भी कमजोर है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त का सिलसिला अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आरबीआई बैठक में निकलकर सामने आई है और आरबीआई गवर्नर ने साफ तौर पर कह दिया है कि खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में है और आरबीआई गवर्नर के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई दर कम हो सकती है। ये बड़े ऐलान आज आरबीआई की तरफ से किए गए हैं क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और बैठकों में एक बड़ा ऐलान जो है वो हुआ है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक कोरोना की मार के बाद देश की इकोनॉमी अब ट्रैक पर लौट आ रही है और गवर्नर ने कहा कि अच्छी पैदावार से ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी भी हो रही है। आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर से वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव होगी, इस तरह से पूरी बात कही। तो कश्मीर घाटी में भाजपा से ताल्लुक रखने वाले पंचायत प्रतिनिधि लगातार आतंकियों के निशाने पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को लगातार घाटी के अंदर निशाना बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आतंकियों ने पिछले 48 घंटों में दूसरी बार भाजपा के पंचायत प्रतिनिधि पर हमला कर दिया है, जिसमें उसकी मौत हो गई। और मामला कुलगाम जिले के काजीगुंड ब्लॉक के बूसू गांव का है, जहां आतंकियों ने सरपंच सज्जाद अहमद खांडे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। सज्जाद अहमद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और आतंकियों ने इससे पहले 4 अगस्त की शाम को भी भाजपा के एक पंच आरिफ अहमद को काजीगुंड इलाके में ही गोली मार दी थी, जिसमें वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये सारी खबरें कश्मीर घाटी से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधा रुख करेंगे, फिदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, सबसे बड़ा सवाल यही, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त तक के क्या पूरे सूरत हाल ये जानना चाहेंगे? देखिए आशा, मैं बता दूं आपको कि 48 घंटों के भीतर ये दूसरा हमला है जो सरपंच पे हुआ है। सरपंच को घर के बाहर ही गोली का निशाना बनाया गया है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि 4 अगस्त को जब शाम का वक्त था, एक पंच को घर के बाहर ही गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है, जिसको पहले काजीगुंड के अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने एक गोली उसके बदन से निकाली है। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको श्रीनगर रेफर किया गया। मैं बता दूं कि आज सुबह का वक्त था जब 9:15 के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात उठ रही थी कि जितने भी पंच सरपंच हैं जो रहे हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करना बहुत बड़ा सवाल बन रहा था। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम हुआ? आशा, मैं बता दूं आपको कि पिछले जब से ये पंच सरपंच जो है ये बना है, उसके बाद इन्होंने सुरक्षा की मांग की है कि हमें सुरक्षा दी जाए। हालांकि उसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, इनको हर पंच और सरपंच को हर जगह पे जगह दी गई है जहाँ पर ये रात को ठहरते हैं। हालांकि जो सरपंच है, माफ कीजिएगा, जो ये सरपंच है ये अपने घर की तरफ जा रहा था। हालांकि ये पहले रसूम है जहाँ पर हर किसी सरपंच और पंच को रखा जाता है, तो उसके बाद जो ही ये घर की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर जो संदिग्ध थे उन्होंने इन पर गोलियां चलाई। उसके बाद इनको जख्मी हालात में अनंतनाग ले जाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद फिदा पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पूरा काम जो है वो कश्मीर के अंदर घट रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है। चलिए अब आपको हम अपने संवाददाता के पास लिए चलेंगे। तजम्मुल ने खास बातचीत की है पीडीपी की राज्य प्रधान सफीना बेग से। क्या कुछ बातचीत हुई है वो देख लीजिए। देखिए, जो 5 अगस्त के बाद जो हुआ है, 5 अगस्त से पहले की बात भी करूंगी, जिस वक्त बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी और फिर जब बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट और उसके बाद गवर्नर रूल यहाँ पे लग गया। तो पहले तो जब जहाँ जमहूरियत होती है, हम कहते हैं हमारा सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, जो है हमारा मुल्क सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, तो ये किसी भी सूरत में जो है एक जो लोगों की हुकूमत होती है, जिसको लोगों का मैंडेट होता है, जिस हुकूमत को, उसको गिराना, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, बीजेपी कोई भी रीजन क्यों ना दे, जी हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या कोई सिक्योरिटी रीजंस हो गए, कोई भी रीजन वो दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने उस वक्त भी स्टेप उठाया था वो एप्रिसिएशन के काबिल नहीं था। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल हो गया, उस गवर्नर रूल के साथ ही यहाँ अनसर्टेनिटी शुरू होगी। लोगों के जहन, आम लोगों, सियासतदानों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम लोग जो हैं उनके जहन में एक अनसर्टेनिटी होगी और एक एप्रीहेंशन सी होगी कि कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से जो है बीजेपी ने पीडीपी से सपोर्ट हटा लिया
दिया और कोई ऐसी चीजें करने वाले हैं, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई और जो कि बाद में हकीकत साबित भी हो गई। हालांकि हमारे गवर्नर साहब जो यहाँ पे थे सत्यपाल मलिक जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये बयान दिया जी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ यात्रा की वजह से है या उसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, जो कि मुनासिब नहीं था। अगर आप कोई फैसला लेने वाले हैं, पहले तो आप ले नहीं सकते थे ये फैसला, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली बनता नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मसला था। अगर हम पे ये लागू होता है कि जो मसला सुप्रीम कोर्ट में है उस पे बात करना, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या ये बीजेपी पे लागू ये चीज नहीं होती? ये बीजेपी पे लागू होती है ये बात कि अगर आप भी किसी कोई ओपिनियन बिल्ड करते हैं किसी मसले पे जो सब जुडिस है, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये उन पे भी अप्लाई होती है ये चीज। ये लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब को जाना चाहे था, नहीं जा पाए, कि एक वजूहत है, लेकिन उसके बाद अब 1 साल हो गया। 1 साल में जम्मू कश्मीर का मेन स्ट्रीम लीडर, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कहां पे है इस वक्त, क्या सोचकर आगे बढ़ रहा है? जो ये इन्होंने मेन स्ट्रीम के साथ किया, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, मुझे लगता है ये जितना इस चीज के इसकी ये किया जाए, इसको किया जाए उतना कम है, क्योंकि रीजन इसमें बताइए। मेन स्ट्रीम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है खास तौर पे कश्मीर के हवाले से। बहुत सारे मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स हैं उनको शहीद किया गया, मारे गए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हिंदुस्तान को अगर किसी ने यहाँ पर जिंदा रखा, इस चीज को एडमिट करना चाहिए, चाहे आज बीजेपी की हुकूमत हो, कल किसी और की हुकूमत हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी आए क्यों ना, लेकिन ये चीज जो है ये वो लोग जहन में रखें कि जम्मू कश्मीर, खासतौर पे कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स 90s से लेके आज तक चलाना सबसे मुश्किल टास्क था, और इसमें मेन स्ट्रीम को आपने डिस्क्रेडिट जो किया, ये कोई इसको आप ये सोचेंगे कि आपकी जीत है, मुझे लगता है ये आपकी हार है। तो सफीना मैम, वहीं जब हम जम्मू कश्मीर में पार्टियों की बात करें, पीडीपी का क्या हाल है? बहुत कयास आ रहे हैं कि मुफ्ती साहब के बाद टीम में जो है काफी तब्दीलियां आएंगी, और आई। जिस तरह से आप कहते थे कि सत्यपाल मलिक के टाइम में कहा जाता था कि हुकूमत गिरने के बाद कुछ नहीं होना, लेकिन हो गया सब कुछ। पीडीपी के बारे में परसेप्शन था, एक तासुर था लोगों में कि मुफ्ती साहब के बाद शायद पीडीपी यूनिट बन के नहीं हुई, उसकी क्या वजूहत रही? हम बाद में इस मौजू पर आएंगे कि कौन लोग किस पार्टी में गए, क्यों गए, जमहूरियत ये भी है, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि इसकी क्या वजह रही? इसके बहुत सारे रीजंस रहे एक्चुअली। देखिए, जिस वक्त पीडीपी बनी थी तो 4-5 ही इसके खासतौर पे जो चेहरे, जो जाने पहचाने चेहरे थे जम्मू कश्मीर की सियासत में, जैसे मुफ्ती साहब थे, बेग साहब थे, माऊबा जी थे, करा साहब थे, गुलाम हसन मीर वगैरह थे, ये फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद 2002 में जब 16 मेंबर लेके आई तो इसका मुफ्ती साहब की क़यादत में जब बेग साहब थे तो बहुत ही अच्छी हुकूमत इन्होंने दी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और लोग इसके साथ जुड़ गए। तो उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटिस्ट लोग जो हैं वो इसमें दाखिल हो गए। उसमें हमारी भी गलतियां हैं। हमारी गलतियां ये हैं कि जो आपने अपने स्टालवार्ड्स थे उनको आपने साइड लाइन कर दिया, और जो अपॉर्चुनिटिस्ट हैं उनको आपने मौका दे दिया। उनको आज यहाँ मौका मिला, उन्होंने अपना फायदा उठाया और चले गए। अगर कोई प्रिंसिपल पे आप पार्टी को छोड़ता है, उसूल की बिना पे पार्टी पे छोड़ता है, तो ये जमहूरी हक है हर एक का। आपको अपना नहीं है, इख्तलाफात है किसी चीज पे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी प्रेसिडेंट या अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी या किसी बात पे इख्तलाफात हो, मैं उनसे कहूंगी ठीक है मुझे आपसे इख्तलाफात है, इस चीज पे मैं जाऊं। इसी तरह कोई भी क्यों ना हो, वो हमारा जमहूरी हक है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी की बिना पे कोई छोड़े, आज एक के साथ जाए, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जाए, तो क्या हम माने कि, तो मैम क्या हम माने कि जो बेग फैमिली है, जो कहते थे कि मुफ्ती साहब के बाद बेग साहब जो है पार्टी को बड़े अच्छे से आगे ले जाएंगे, कुछ कोताहियां कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे, मेन स्ट्रीम पार्टी है, और मेन स्ट्रीम पार्टी की जिस तरह से आपने तायद की कि कितनी इनकी कुर्बानियां जम्मू कश्मीर में रही, अपने कैरियर छोड़े, अपने घर बार छोड़े, सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, बहुत कुछ छोड़ के आए लोग और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करने, जिन्हें बेग साहब का भी तज़किरा बार बार किया जाता है। मुझे बताएं कि अब ये बेग साहब और महबूबा जी, सफीना जी और ये सारा एक ही यूनिट है वगैरह, कि अभी आप अलग अलग हैं? देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात नहीं कीजिए। राइट नो हम इस वक्त उस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं, जम्मू कश्मीर एक ऐसी पोजीशन पे है, यहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ एक पार्टी के अंदर जो अफराद हैं उनको ही नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमात के लोग जो हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, पीटीपी, पीसी से, इवन बीजेपी के लोगों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ताकि हम रियासत जम्मू कश्मीर की, अब तो रियासत नहीं रही है, यूटी है, इसके लिए हम कुछ ऐसा कुछ कर सके अपने लोगों के लिए। अब ये जमातों की बात नहीं रही है, ना ही इंडिविजुअल की बात है कि मेरे साथ ये हो गया, बेग साहब के साथ ये हो गया,
गया। बेग साहब के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब जानते हैं। उनके साथ क्या हुआ पीडीपी में, बेग साहब जो बैकबोन थे पीडीपी का, मुफ्ती साहब के सबसे ट्रस्टेड थे। बाद में क्या हुआ उनके साथ, वो एक खुली किताब है, सब लोग जानते हैं। मैं उसमें जानना नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं बेग साहब की जात तक मादूद नहीं रखना चाहती हूँ। इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये जिस तरीके के हम ये स्लोगन्स देते हैं, यूनिट आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता मैम, बयान बताऊंगी। प्रेसिडेंट बंद हैं बेग साहब, आपको पता होना चाहिए कि बेग साहब ही सबसे पहले पॉलिटिशियन थे जब उन्होंने शुरू किया था। हालांकि बेग साहब 2 महीने बंद थे, 2 महीने वो हाउस अरेस्ट थे बेग साहब, उनको कोई इजाजत नहीं थी मीडिया से बात करने की या बाहर निकलने की। लेकिन जब बेग साहब को ये इजाजत मिली, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हुआ, तो बेग साहब ने सबसे पहले बात की। और खाली बेग साहब ने ये बात नहीं की, फारूक साहब ने भी ये बोला कि जैसे कि तमाम लोग हाउस अरेस्ट से निकलेंगे या तमाम लोग जो हैं हम लोग फ्री हो जाएंगे, हम लोग बैठेंगे, हम देखेंगे कि इसका क्या वे आउट है। तो क्या वे आउट है? अगर हम बेग साहब के बारे में या आपकी जाती राय है, स्टेटहुड की कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग जॉब जिस तरह से पहले ही बेग साहब ने जम्मू प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आपका क्या इस पे क्या कहना है आपका कि किस तरह का माहौल जो है स्टेटहुड पे? कुछ लोग कहते हैं कि आना चाहे, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलना है, आपका क्या टेक है? जहां तक स्टेटहुड का सवाल है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है यूटी के हवाले से, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की नजर से देखा जाए आर्टिकल 3 के अंडर, वो बिल्कुल ही गलत है। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इतनी आंखें बंद कर देगा और इसको यूटी रहने देगा, जिस किस्म का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। ये कोई स्टेटहुड दे के हम पे एहसान नहीं करेंगे, कोई एहसान नहीं करेंगे। ये सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट थी जम्मू। आप डिमांड नहीं करें स्टेटहुड का? नहीं, हम डिमांड ये कर रहे हैं कि हमारे जो राइट्स 35 ए में है आप हमारे पास देखिए 370 जो था ना, कई लोग कानून जानते नहीं है, सिर्फ बदकिस्मती से हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने भी जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये नारे दे दे के 370 को हम ये करेंगे वो करेंगे, हालांकि अंदर उसके क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो हमारे राइट्स थे वो 35 ए के अंदर थे। इसी तरह ये राइट्स जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिए गए हैं। हमारा ये पॉइंट है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो है एक किस्म का ट्रीटमेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ पाकिस्तान एक जैसा नेबर है। तो आप, और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा रहा है, हम एक प्रिंसेस स्टेट रहे हैं, तो उसके बावजूद आपने हमें जो राइट्स दिए थे, अगर वो आपने हमसे ले लिए, हम कहते हैं हमको रिस्टोर करो 35 ए के राइट, तो आप कहते हैं आप पाकिस्तानी हैं, आप एंटी नेशनल हैं। यही चीज आपको पिछले साल नॉर्थ ईस्ट स्टेट वालों ने कहा था, तो आपने एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया जी नहीं, हम आपके इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े मुल्क में इस किस्म के डबल स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो एक ये जो इस वक्त 5 अगस्त पे जो माहौल बना हुआ है, क्या सजाद लोन साहब का डिटेंशन खत्म करने के बाद आप मुतालबा करेंगे कि बाकी लीडरान का भी डिटेंशन खत्म किया जाए? और जिस माहौल में आपने बात की 2005 के और उससे पहले का जो माहौल यहाँ पे था, दोबारा मेन स्ट्रीम जो है मैदानों में और लोगों के पास जाए? जो हालत उन्होंने मेन स्ट्रीम की है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी कि चाहे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी हैं या उमर साहब हैं या फारूक साहब या बेग साहब, किसी के साथ भी, लेकिन आपने आगे फ्यूचर के लिए नौजवानों के लिए एक ऐसा इंप्रेशन दे दिया, आपने ये इंप्रेशन दे दिया कि आप, मुझे नहीं लगता है वैक्यूम रहता नहीं है पॉलिटिक्स में, आ जाएंगे आपको इधर उधर जिस किस्म की पंचायतों में लोग आए हैं, आ जाएंगे रिप्लेसमेंट। लेकिन जो